तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 23rd क्रोमोसोम में एबरेशन स्टडी किया है, ठीक है। लेकिन इस टाइप के एबरेशंस बाकी क्रोमोसोम्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, 1 to 22। अभी तो हमने जो किया था वो 23rd जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसी का देखा है। सेक्स क्रोमोसोम के बेसिस पे 0x, या फिर हमने देखा डिसजंक्शन नहीं हो पाता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ XX या XY और बोथ की वजह से टर्नर क्लाइनफिल्टर सुपर फीमेल इस टाइप के डिसेबिलिटीज़ या फिर इस टाइप के सेक्सुअल एबरेशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इट। बट अब हम पढ़ेंगे बाकी क्रोमोसोम्स 1 to 23, सॉरी 1 to 22 के बीच में अगर कोई एबरेशंस हो रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिजीज़ आ रहे हैं, ठीक है। मैम इसका पता चला XYY का? XYY का, हाँ XYY का मैंने देखा था। मैंने भी देखा था। क्या होता क्या होता? वो बोलते कि ना कि बाय मिस्टेक अगर कोई भी आ जाता है तो मतलब अब ऑटोमेटिकली जैसे अपने आप ही जुड़ जाता है। हाँ ये तो है कि ये एक्स्ट्रा वाई आई थिंक बाय मिस्टेक आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये XY है, ये XX है, यहाँ से ये कट के इधर आया, यहाँ से ये कट के तो इधर आएगा, बट समहाउ ये एक्स्ट्रा वाई और आ जाता है मेल में से ही, तो ये सुपर मेल चला जाता है, जिसको क्रिमिनल सिंड्रोम या जेकब सिंड्रोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे बाकी क्रोमोसोम में क्या एबरेशन है। तो देखो इसको ऐसे याद कर लो तो कि 13 वाला जो है वो पटाओ है, ठीक है। पटाओ सिंड्रोम अगर 13 क्रोमोसोम की ट्राइजोमी हो जाए। ट्राइजोमी का मतलब क्या है कि भाई ये फादर है, ये मदर है, ठीक है। ऑफ कोर्स दोनों में 13 है, 13 है, ठीक है। और इसमें से किसी एक का नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो बच्चे के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होगा। सपोज करो कि ये नॉन डिसजंक्शन हो गया, 13 फादर से आ जाएगा, 13 / मदर से आ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मैंने वर्ड बता दिया था, तब यूज़ करते हैं जब 3 क्रोमोसोम साथ में आ जाते हैं, ठीक है। ट्राइसोमी ऑफ 13 क्रोमोसोम, ठीक है। अब 13 का ट्राइसोमी अगर हो गया तो उस सिंड्रोम को हम बोलते हैं पटाओ सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम में मेन चीज़ ये होती है, इसको हेयर क्लेफ्ट बोलते हैं, कि बच्चे का जो ये लिप होता है ना, लिप के यहाँ पे एक ब्रेक होता है, और वो जो ब्रेक होता है ये पूरा नाक तक जा रहा होता है, नाक के पूरे पैसेज तक जा रहा होता है। तो इसको बोलते हैं हेयर लिप क्लेफ्ट पैलेट, हेयर लिप क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। अकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 13 क्रोमोसोम, ठीक है। सिम्टम्स, इसका मेजर सिम्टम ये है, हेयर लिप किसी को अगर ऐसा है इसका मतलब है उसको पटाओ सिंड्रोम है, ठीक है। थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेशन मैंने बताया था हर जगह ही है, मेंटल रिटार्डेशन है, स्लोपिंग फोरहेड है, एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, किडनी, डाइजेस्टिव फंक्शन और हार्ट डिफेक्ट्स, आई डिफेक्ट्स, ये ऑलमोस्ट हर जगह ही होते हैं, ठीक है। और डायग्नोसिस मैंने तुम्हें बताया था कि कॉमन है, ठीक है, एमनियोसेंट्रोसिस और कैरियोटाइप एनालिसिस, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम है वो 13 पे जो था वो पटाओ था, ठीक है। 21 की अगर ट्राइजोमी हो रही है तो इसको हम बोलेंगे डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ट्राइजोमी तो समझ में आ गया ना, बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। 21 हाँ। नॉन डिसजंक्शन सेम चीज़ 21 हाँ। आ जाएगा बच्चे में। सो ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम इज़ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम या इसको मोंगोलिज्म भी बोलते हैं। क्या तुमने कभी नॉर्थ ईस्ट साइड के या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग जैसे होते हैं
उसी टाइप के थोड़े थोड़े से ना मंगोलॉइड्स लोग होते हैं। चाइना से ऊपर एक कंट्री है मंगोलिया, तो मंगोलॉइड्स लोग वहाँ के ऐसे ही होते हैं जिनकी छोटी छोटी आँखें होती हैं। और कभी तुमने नोटिस किया होगा तो आँखों के ऊपर ऐसा लगता है एक लेयर है, एक बड़ी सी परत है स्किन की, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक सेकेंड रुकना, एपिकैंथिक फोल्ड। एपिकैंथिक फोल्ड कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए उनकी आँखें ऐसी छोटी छोटी सी होती हैं, इसीलिए उसको मोंगोलिज्म बोलते हैं या डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है क्योंकि जो 21st क्रोमोज़ोम होता है ये स्मॉलेस्ट क्रोमोज़ोम होता है, तो इसका ये क्योंकि इतना ज़्यादा स्मॉल होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कॉपी करने में ये ब्रेक होना भूल जाता है, ठीक है। तो इसकी कॉपीइंग की एरर काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में हो जाती है, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम के देखो, सिर्फ डाउन सिंड्रोम नहीं, बाकी जितने भी सिंड्रोम्स हैं ना ऊपर जो हमने पढ़े हैं, इनफैक्ट टर्नर, क्लाइनफिल्टर या फिर जो भी अभी तक हमने पटाओ और डाउन, इन सब के चांसेस ये ध्यान रखना कि कॉमन है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक फैक्टर है। क्यों होते हैं वो ये है कि जितना ज़्यादा मदर की एज इंक्रीज़ होती है उतना ज़्यादा मदर की बॉडी में स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है, और स्ट्रेस एक्यूमुलेट होने से जीन एक्सप्रेशन जो है, जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन की कॉपिंग बिहेवियर, अपने आप को एक्सप्रेस करने का बिहेवियर, वो बहुत ज़्यादा सप्रेस होता जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि मदर का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर इफ़ द मदर हैज़ बीन ऑन जंक फूड डाइट, या फिर मदर को खुद बहुत सारी डिजीज़ हैं लाइक हाइपोथायरॉयडिज़म या फिर थायरॉयडिज़म ऑफ एनी टाइप, डायबिटीज़, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस्ड लाइफ स्टाइल है, तो इन सब चीज़ों की वजह से मदर का जीन एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है और ये सब डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसमें डाउन सिंड्रोम के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि डाउन सिंड्रोम का 21st जो हमारा क्रोमोज़ोम है दैट इज़ स्मॉलेस्ट, इसका डिसजंक्शन सबसे पहले ना होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और हाँ, तो इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चे के अंदर, बहुत कॉमन है ऑटिज़म। ऑटिज़म क्या तुम्हें पता है? तारे ज़मीन पर देखिए, हाँ, तारे ज़मीन पर जो है वो ऑटिज़म ही है, ठीक है। ऑटिज़म डिसलेक्सिया दोनों सिमिलर होते हैं। ऑटिज़म बच्चे की हाइट शॉर्ट होना, देखो तुमने देखा होगा चाइनीज़ और जापानीज़ लोग कैसे होते हैं, या मोंगोलाइड्स अगर नहीं भी देखे तो चाइनीज़ और जापानीज़ लोग मोंगोलाइड्स के जैसे ही होते हैं। छोटी सी हाइट होती है, शॉर्ट स्टैचर, ठीक है, वीक मसल्स, शॉर्ट एंड वाइड नेक, ठीक है। हार्ट डिफेक्ट्स ये सब में कॉमन है, हार्ट डिफेक्ट्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और हेयरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। डायग्नोसिस सेम है। और हाँ, ये लिखा हुआ है एपिकैंथिक फोल्ड। एपिकैंथिक फोल्ड वही होता है जिसमें आँख छोटी होती है और आँख के ऊपर ना एक छोटी सी फोल्ड, स्किन की फोल्ड की लेयर होती है, एपिकैंथिक फोल्ड। हाँ, ये देखो, ये ऊपर एक छोटी सी आईलैश के ऊपर एक छोटी सी स्किन की लेयर है, ऐसे लग रहा है कि स्किन आईज़ के ऊपर अलग से एक स्किन की लेयर रखी हुई है। तो इस फोल्ड को, ये जो स्किन का एक फोल्ड आता है, इसको हम बोलते हैं एपिकैंथिक फोल्ड, ठीक है। इस टाइप से नॉर्मल आई नीचे वाली है, नीचे वाली नॉर्मल आई है जिसमें पतली लेयर है ऊपर। मोंगोलाइड आए ऊपर है एपिकैंथिक फोल्ड जिसमें, ठीक है, जैसे चाइनीज़ लोगों की होती है, सिंपल, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट डाउन सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम 13 की ट्राइजोमी, डाउन सिंड्रोम 21 की ट्राइजोमी। अब है 18th की ट्राइजोमी है, 18th की ट्राइजोमी है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम है 18th की ट्राइजोमी, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ ये, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लेना कि ग्लोबली इंडिया के अंदर डाउन सिंड्रोम के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब एडवर्ड सिंड्रोम क्या है? एडवर्ड सिंड्रोम है 18th की अगर ट्राइजोमी हो जाए, बट 18 की ट्राइजोमी में क्या होता है, 95% केसेस में मिसकैरेज हो जाता है, फीटल अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। इफ़ एट ऑल
इफ़ एट ऑल अगर वो बच्चा जन्म भी गया तो वो 10 साल से पहले पहले मर जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत हेल्दी पेरेंट्स हैं, बहुत अफ्लुएंट फैमिली है, सब कुछ अवेलेबल है, फिर भी मोर्टेलिटी रेट है अगर बच्चे में, तो उसके अंदर ये सब सिंड्रोम्स हो सकते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, जो पेरेंट्स को जनरली पता नहीं लग पाता। उनका सिम्टम क्या है? सिम्टम अगर वो बच्चा मतलब 10 साल तक जी भी रहा है तो वो मेंटली और फिज़िकली रिटार्डेड होगा, और जैसा हमने पटाव में देखा था, हेयर क्लेफ्ट पैलेट होगा, ठीक है, और हार्ट डिफेक्ट्स और किडनी और नर्वस सिस्टम के डिफेक्ट्स ये सब में होते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ कॉमन है, बस जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केसेस हैं उनको देख लेना अलग से, ठीक है। जैसे ये हार्ट क्लिप, ये इसमें हेयर क्लेफ्ट पैलेट है, इसमें ऑटिज़म एपिकेंथिक फोल्ड है, इसमें भी हेयर क्लेफ्ट पैटर्न है, ठीक है। बाकी किडनी डिजीज़ होना, हार्ट डिजीज़, नर्वस सिस्टम डिजीज़ होना सब में कॉमन है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि दिस मोनोजोमी ऑफ फिफ्थ क्रोमोजोम। मोनोजोमी ऑफ फिफ्थ क्रोमोजोम मतलब फिफ्थ क्रोमोजोम की मोनोजोमी। ट्राइजोमी में हम क्या बोल रहे थे कि भाई 3 आ गया है यहाँ पे। मोनोजोमी में हम क्या बोलेंगे, दो नहीं आए, 2 नॉर्मल केस में आते हैं, सिंगल आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। तो 5 अगर यहाँ पे पापा का है, 5 यहाँ पे मम्मी का है, तो इसका डिसजंक्शन हुआ है, और मे बी इसका डिसजंक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 2 इस टाइप के बन जाएंगे, 0 और ये, ठीक है। So what will happen, these two are going to form the gamete, ठीक है, these two are going to form the zygote। तो यहाँ पे सिंगल 5 आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे मोनोजोमी, ठीक है। डबल 5 आने थे, मोनोजोमी मतलब सिंगल है, सिंगल क्रोमोजोम है, ठीक है। मोनोजोमी ऑफ फिफ्थ क्रोमोजोम। मोनोजोमी ऑफ फिफ्थ क्रोमोजोम इज एसोसिएटेड विद, इसका नाम ध्यान से पढ़ो, क्राई डू चैट सिंड्रोम, ठीक है। क्राई डू चैट, या इसको सिंपल बोलते हैं क्राई डू मीन्स लाइक अ चैट, मतलब यहाँ पे कैट है, ठीक है। क्राई लाइक अ कैट सिंड्रोम। ये जो बच्चा जन्मता है इसकी आवाज़ और इसकी क्राई ज़्यादातर म्याऊं की तरह होती है, बहुत ज़्यादा श्रिल वॉइस होती है, ठीक है। जनरली ये बच्चे सर्वाइव नहीं करते हैं, अबॉर्ट कर जाते हैं, अबॉर्ट हो जाते हैं। इफ़ एट ऑल दे सर्वाइव तो लंबा नहीं जीते, ठीक है। माइक्रोसेफाली मीन्स बहुत छोटा हेड होता है। जो ये फॉरहेड होता है ना, ये ध्यान रखना, टर्म्स बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे। इनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिफाली, ठीक है। फॉरहेड के लिए हम सिफाली टर्म यूज़ करते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं किसी बच्चे को माइक्रोसेफाली है, माइक्रोसेफाली मतलब छोटा हेड, छोटा स्मॉल फॉरहेड, माइक्रो स्मॉल फॉरहेड, ठीक है। तो दिस चाइल्ड हैज़ माइक्रोसेफाली। अब ऐसा देख लो ना कि भाई इसके ना ज़्यादातर कैट के सिंड्रोम होंगे, जैसे कैट का होता है, बिल्ली का भी छोटा सा ही सर होता है तो माइक्रोसेफाली, ठीक है। बिल्ली ऑब्वियसली म्याऊ करती है तो ही क्राइज लाइक अ म्याउइंग कैट, ठीक है। मेंटल एंड ग्रोथ रिटार्डेशन तो होता ही है, ऑब्वियसली बिल्लियों में भी होता है, ठीक है। तो आँखें, हाँ, एक एक्स्ट्रा इसमें स्पेशल केस होता है दैट इनकी आँखें बहुत बड़ी होती हैं, वाइड सेट ऑफ आइज़, ठीक है। ये देखो ऐसे है, ठीक है। तो ये था, डायग्नोसिस सेम है, एमनियोसेंट्रोसिस एंड कैरियोटाइप एनालिसिस, ठीक है। और तो चलो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल एबरेशंस ख़त्म हुए हैं। न्यूमेरिकल एबरेशंस मतलब जहाँ पे क्रोमोज़ोम के नंबर्स वेरी कर रहे थे, या तो एक एक्स्ट्रा आ गया या एक कम आ गया, ठीक है, या 2 एक्स्ट्रा आ गए, तो हमारे भी न्यूमेरिकल एबरेशंस पूरे हुए हैं। कुछ हमने सेक्स क्रोमोज़ोम के एबरेशंस देखे हैं, 23rd क्रोमोज़ोम के, कुछ हमने बाकी के क्रोमोज़ोम्स के एबरेशंस देखे हैं, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं। 13 इज़ रिलेटेड टू पटाओ, and this 21 is related to Down, 18th is related to Edward, and 5th is related to Cat, ठीक है। ये 4 हमने नॉन सेक्स क्रोमोज़ोम के न्यूमेरिकल एबरेशंस देखे हैं। इन सब में, इन तीनों में ट्राइजोमी है, इस सिंगल में मोनोजोमी है, ठीक है।
तो नेक्स्ट है, ये बहुत जेनरिक सा टॉपिक है, इसको खुद रीड करना, इसमें कुछ खास है नहीं। ये बस ये है कि ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे जीन्स को स्टडी करने के क्या क्या एफर्ट्स हैं। ठीक है, जीन्स को स्टडी करने के क्या क्या एफर्ट्स हैं। तो अब देखो, जीन स्टडी का मतलब क्या होता है, ये टर्म्स याद रखना। ठीक है, एक टर्म होता है, देखो ये हमें पता है कि एक डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस होता है, सेल होता है सबसे पहले तो। सेल, बहुत सारे सेल्स मिलके बॉडी बनी है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलके ही बॉडी बनी है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो डीएनए को ही कॉम्प्रेस कर दो तो क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, अब क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, अब इन जीन्स को अगर मैं इन जीन्स को स्टडी करूं तो इसको मैं नाम दूंगी जीनोमिक सीक्वेंस। जीनोमिक मतलब जीन की सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग मतलब ये ऐसे याद कर लो कि सीक्वेंस में डाल के मैं इनको स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, तो जीन्स की एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग। ये टर्म याद रखना। ठीक है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग, सिंपल। ठीक है, तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ग्लोबल लेवल पे। ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसमें हम डीएनए सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। अब इसमें कुछ कंट्रीज़ के जीन्स लिए हुए हैं। कुछ कंट्रीज़ के जीन्स लिए हुए हैं मतलब उधर की कंट्रीज़ के लोगों के कुछ कुछ जीन्स लिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो ज़्यादातर इसमें जो जीन्स है ना वो ज़्यादातर यूएस के लोगों के हैं। यूएस, कनाडा या फिर यूरोप, इन सब के लोगों के ज़्यादातर जीन्स। ठीक है, तो इसीलिए हम इस वाली स्टडी, क्योंकि ये है भी यूएस फंडेड। ठीक है, और सिर्फ 1 लाख लोग हैं। ठीक है, और जिसकी स्टडी 2003 में पब्लिश कर दी है, जिसकी एक स्टडी 2003 में पब्लिश कर दी है, और तो ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि हमारे जो 99% जीन्स होते हैं ना वो जंक डीएनए है। ठीक है, ओहो, ठीक है, ये जीन्स है, ये जीन्स है, ये जीन्स है, ये जीन्स है। ये पूरा एक डीएनए है जिसको हम कंप्रेस कर देते हैं तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो इस डीएनए को बोला गया है कि इस डीएनए का जो 99% पार्ट होता है ना वो जंक है। जंक है मतलब कि वो किसी काम का नहीं है। जो हमारी बॉडी में एक्सप्रेशंस आते हैं ना, जो हमारे फिज़िकल फीचर्स के एक्सप्रेशन होते हैं, इमोशनल मेंटल फीचर्स के एक्सप्रेशन होते हैं, ब्रेन्स के एक्सप्रेशन होते हैं कि भाई कोई इंसान फिज़िकली कैसा दिखेगा, उसके हाथ पैर कैसे होंगे। ठीक है, क्या रंग रूप होगा या फिर क्या उसकी मेंटल इंटेलिजेंस होगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस डीएनए के 1% एरिया से आता है। ठीक है, 1% एरिया से आता है, बाकी 99% एरिया इसका जंक होता है। ठीक है, पहली चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट कि भाई जब डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो रहा है कहीं पर भी, म्यूटेशन मतलब कि कोई जीन अपने आप को चेंज कर रहा है ना। कोई सपोज़ करो कि एक जीन है जो कहता है कि बालों का कलर ब्लैक हो, बालों का कलर ब्लैक हो, ये जीन ये कह रहा है। पर अगर ये म्यूटेट कर रहा है तो मे बी वो फॉर एनी XYZ रीज़न म्यूटेट कर रहा होगा। ठीक है, बट वो म्यूटेट करके ये कह रहा है कि बालों का कलर ब्राउन हो।
ठीक है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स जीन्स अपने आप को थोड़ा सा म्यूटेट करे, चेंज करे, ठीक है, मे बी इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए अपने आप को, या कुछ भी करने के लिए। तो ये कहता है कि अपने आप को म्यूटेट कर। तो जो डीएनए म्यूटेशन है ना, अब तुम ये सोचो भाई, डीएनए का जो म्यूटेशन है वो तो इस पूरे डीएनए में होगा ना, इस डीएनए के किसी भी पार्ट में हो सकता है, इस पर्टिकुलर पार्ट में भी हो सकता है, या इस पर्टिकुलर पार्ट में भी हो सकता है। पर अब तुम ये दिमाग लगाओ कि भाई 99% पार्ट तो इसका जंक है, इसीलिए ये जो जंक पार्ट होता है ये हमारे फेवर में काम करता है, क्योंकि ज़्यादातर म्यूटेशन इस जंक में चला जाता है और 1% जो हमारा एक्सप्रेसिव पार्ट है उसमें नहीं आता है, ठीक है। जहाँ पे हमारे जीन्स एक्सप्रेसिव होते हैं 1% डीएनए के अंदर, उसमें अगर म्यूटेशन आ जाए तो वो हमारे बॉडी फीचर्स में दिखने लगेगा, ठीक है। अगर ये ब्लैक ब्राउन वाला यहाँ से म्यूटेट हो रहा है तो ये हमारी बॉडी में फिजिकली दिखेगा, यहाँ से हो रहा है तो ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जंक है, दिस इज़ नॉट एक्सप्रेसिव, ठीक है। जीन्स का हमारे ऊपर फ़ायदा तभी है ना जब वो हमें हमारे बाहर से एक्सप्रेसिव भी हैं, ठीक है, कि भाई मेरी नाक किस शेप की है, वॉटेवर, ठीक है। तो ये इस स्टडी में पाया गया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 99% ऑफ डीएनए, एक ह्यूमन सेट का अगर हम पढ़ रहे हैं तो 99% ऑफ ह्यूमन जीनोम कंटेन्स जंक डीएनए। देयरफॉर इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी घटा देता है, क्योंकि फिर म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ 1% पार्ट से हो रहा है। इट एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर जेनेटिक मटीरियल सो दैट म्यूटेशन इज जंक, ठीक है। म्यूटेशन हैपन्स इन जंक, डीएनए फॉर्म्स न्यू जीन्स दैट आर नीडेड फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। अराउंड 50% ऑफ जीनोम हाँ कंटेन्स जंपिंग जीन या ट्रांसपोजेबल जीन। ये हम आगे पढ़ेंगे जंपिंग जीन क्या होते हैं। चलो फिर इसी तरह से ये जो प्रोजेक्ट था ये ग्लोबल लेवल पे था, यूएस फंडेड था, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट था वो था एशिया में, जीनोम एशिया 100 के, ठीक है, जिसमें एशिया की बहुत सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी को लिया गया पढ़ने के लिए, ठीक है। कहीं पर ट्राइबल लोग लिए गए, अलग अलग कंट्रीज़ से लोग लिए गए। तो यहाँ पे 50,000 लोग, यहाँ पे भी 1 लाख लोग हैं सिर्फ और सिर्फ एशिया से, जिसमें से 50,000 इंडिया के हैं। इंडिया से भी बहुत सारी जगहों से सैंपल गया है, नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से, सेंट्रल से, ईस्ट से, वेस्ट से, हर जगह से सैंपल गया है 50,000 लोगों के जीन्स का, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेम ही होगा इनका ज़्यादातर, पर ये देख लेना, ये रीड कर लेना कि इसका फ़ायदा क्या है। जब भी हम जीन्स की स्टडी करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा क्या होता है, भाई हम क्यों कर रहे हैं, हमें उस नॉलेज से जो हमारा डेटा निकलेगा उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, या फिर एक बेटर मेडिकल सिस्टम बनाने के लिए। कैसे कि भाई हम जीन्स की स्टडी कर रहे हैं तो पहले तो हमें ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल रही है कि किस पर्टिकुलर जीन सेट में ज़्यादा डिजीज़ हैं, ठीक है, और दूसरा डिजीज़ कैरी कैसे हो रही हैं, ठीक है। तीसरा, जब हमें ये पता लग रहा है कि डिजीज़ कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे कैरी हो रही हैं, तो हम उन डिजीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम एक हेल्दी पॉपुलेशन बना सकते हैं। चौथा कि हमें जब ये पता लग रहा है कि भाई डिजीज़ इफ़ एट ऑल कैरी हो रही हैं तो पहले तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, अगर इफ़ एट ऑल कंट्रोल नहीं हो रही है तो हम उनकी मेडिसिन्स बना सकते हैं, ठीक है, या फिर जीन थेरेपी के लिए कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। जीन थेरेपी में काम आएगा कि इस पर्टिकुलर जीन सेट में किस टाइप की जीन थेरेपी यूज़ होगी, ठीक है। और चलो ठीक है, ये सब है। टेलर मेड ड्रग्स कि भाई एक इंसान को अपने पर्टिकुलर जीन सेट के हिसाब से आप ड्रग दो, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। हाँ, एक है, अच्छा हाँ, एक चीज़ है, जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या पटाउ सिंड्रोम है, ये जितने भी सिंड्रोम हैं, मैंने एक फैक्टर बताया था
कि भाई जिसमें मम्मी की एज जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं ये सिंड्रोम्स होने के। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक और फैक्टर है, वो ये है कि देखो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चे के, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो, ठीक है, अगर पेरेंट्स के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे कि जंक लाइफस्टाइल टेंडेंसीज़ है, अल्कोहल, स्मोकिंग, ठीक है, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, इन सब चीज़ों की टेंडेंसीज़ ज़्यादा है, ठीक है, और मे बी कुछ और लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज़ हैं लाइक डायबिटीज़, थायराइडिज़म। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, मदर एंड फादर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अगर आप यू आर नॉट लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल वेयर यू आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड ईटिंग क्लीन, तो इन सब चीज़ों की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो व्हाट हैपन्स इज़ कि इसमें इंसान के अंदर क्या होता है, बी इट अ मेल और फीमेल, कि जो डीएनएज होते हैं ना, डीएनए में ये जैसे डीएनए, ठीक है, ये जैसे डीएनए में कहीं कहीं पे हमें पता है जीन्स है यहाँ पे, ठीक है, डीएनए में कहीं कहीं पे हमें पता है जीन्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ज़्यादा कोई इंसान जंक फूड खा रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर जीन पे जाके ना एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाए, ठीक है। और जनरली जो इंसान अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं उनके साथ ये होता है कि एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। मिथाइल क्या होता है, मिथाइल इज़ CH4, ठीक है, CH4 इस जीन के साथ जाके बाइंड हो जाता है। तो जब CH4 इस जीन के साथ जाके बाइंड हो गया तो वो इसका ये वाला पार्ट ना अपने आप से ढक देगा, ठीक है, CH4 इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे CH4 आ गया, तो इसको हम बोलते हैं, पहली बार तो ये क्योंकि ये मिथाइलेशन है, इसको हम बोलते हैं मिथाइलेशन, ठीक है, डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है। और क्योंकि इस जीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है, तो भाई अब ये जीन अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में जब ये लेडी या ये फादर बच्चा करेगा और इनका क्रोमोसोम ट्रांसमिट होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं जीन ने अपने आप को साइलेंट कर लिया, जीन साइलेंसिंग क्यों हो रही है, जीन अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा, जीन साइलेंसिंग क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है, बिकॉज ऑफ डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है। इस मिथाइलेशन की वजह से ये जीन अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता। इसको हम एक और नाम देते हैं जीन इम्प्रिंटिंग। एक वर्ड होता है प्रिंटिंग, मतलब आप प्रिंट कर दो एज इट इज़, इम्प्रिंटिंग मतलब आप प्रिंटिंग में एरर कर दो, ठीक है। तो जीन इम्प्रिंटिंग और जीन साइलेंसिंग इज़ द सेम थिंग, एंड वाई आर दे हैपनिंग, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ अ मिथाइल ग्रुप, एंड वाई इज़ दिस बीइंग एडेड, बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर फैक्टर्स। इसीलिए कहते हैं कि जब पेरेंट्स की एज जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है अनहेल्दी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होने की, समझ में आ गया? हाँ। तो ये रीड कर लेना, व्हाट इज़ जीन इम्प्रिंटिंग, ठीक है। जीन इम्प्रिंटिंग इज हैपन्स बिकॉज ऑफ मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मैंने एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस आएंगे? करेंगे इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, या फिर देख लेंगे एक बार क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। वो डायरेक्ट आते हैं, मतलब जो मैंने देखे हुए हैं डायरेक्ट आएंगे, तुम्हें बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट आते हैं कि राइट अ नोट ऑन जीन साइलेंसिंग, जीन इम्प्रिंटिंग, ठीक है। अब जीन साइलेंसिंग, जीन इम्प्रिंटिंग या फिर डीएनए मिथाइलेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि भाई ये होता क्या है।
अब इसकी वजह से डिज़ीज़ क्या क्या हो रही है या क्या क्या सिंड्रोम आ रहे हैं ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसकी वजह से डिज़ीज़ क्या हो रही है, इसकी वजह से जो ज़्यादातर डिज़ीज़ होती है, देखो ऊपर हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल एब्रेशंस, ठीक है, जिसमें क्रोमोज़ोम ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एब्रेशंस, ठीक है। जीन इम्प्रिंटिंग की वजह से क्या हो रहा है, जीन अपने आप को साइलेंस कर देना है ना, किसी जीन का कोई पार्ट साइलेंस हो जा रहा है या कोई पर्टिकुलर पूरा ही जीन साइलेंस हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल एब्रेशन। मतलब एक जीन का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, मे बी फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम था, इसका ये एक पार्ट एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे डिलीशन हो गया, ये क्रोमोसोम डिलीट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल एब्रेशन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 15 का डिलीशन जो होता है वो एक्सप्रेस करता है क्रोमोसोम नंबर 15 का जो डिलीशन है वो एक सिंड्रोम लेकर आता है। अब ये सिंड्रोम क्या है, क्रोमोसोम नंबर 15 अगर मदर की साइड से 15 डिलीटेड आ रहा है, ठीक है, अगर मदर की साइड से 15 डिलीटेड आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं एंजल मैन सिंड्रोम। और अगर फादर की साइड से आ रहा है तो इसको पी से याद करना, पी फॉर पापा एंड पी फॉर प्राडर-विल्ली सिंड्रोम, ठीक है। तो ये देखो क्रोमोसोम नंबर 15 का डिलीशन, हाँ अब डिलीशन कैसा होता है, एक सेकेंड, हाँ ये देखो ये क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं, 1 फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर, ठीक है। मदर का एज इट इज़ रहा है और फादर का हमारे पास एक डिलीटेड क्रोमोसोम आया है, ये क्रोमोसोम डिलीटेड है, ठीक है, ये कटा हुआ है और डिलीट क्यों होगा, मिथाइलेशन की वजह से, ठीक है। तो अब जब ये आएगा तो हमारे पास सिंड्रोम कौन सा आएगा, 15 वाले क्रोमोसोम में अगर डिलीशन हो रहा है तो भाई उसको, उस सिंड्रोम को हम बोलेंगे प्राडर-विल्ली, ठीक है। प्राडर-विल्ली। अब इसमें ये क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं बच्चे के अंदर। अब क्या होता है कि जनरली देखो अगर एंजल मैन सिंड्रोम है तो एंजल मैन का नाम इधर एंजल इसलिए है क्योंकि ये जो भी इंडिविजुअल होगा, चाइल्ड जो होगा बड़े होके भी, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखेगा जैसे कि हमेशा इसका फेस ना स्माइलिंग है। कभी तुमने देखा होगा कि ऐसा कोई इंसान तुम्हें दिखेगा जिसका फेस ऐसा लगेगा हमेशा ही स्माइल कर रहा है, वो अपना मुंह बंद करके भी खड़ा रहेगा तो भी उसको फेस स्माइलिंग ही लगेगा, तो उसको एंजल मैन सिंड्रोम होता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उस बच्चे को वो बच्चा एकदम नॉर्मल दिखे, ठीक है, नॉर्मल रहे, कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, बट इसीलिए इसको हैप्पी फेस सिंड्रोम भी बोलते हैं, हैप्पी या फेस या पपेट सिंड्रोम भी बोलते हैं, क्योंकि पपेट एक हमेशा स्माइलिंग फेस टाइप का रखता है ना, ठीक है। बट अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं वर्स केसेस में तो वो इस टाइप के होते हैं, एपिलेप्सी, ट्रेमर्स या फिर एटैक्सिया डेवलप करना। एटैक्सिया मतलब वो बच्चा जल्दी से चलना नहीं सीखता, इधर उधर इसका इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। परपेचुअली स्माइलिंग फेस, ठीक है, एंजल मैन इसीलिए उसका नाम लिखा हुआ है। प्राडर-विल्ली अगर पापा की साइड से ये जीन आ रहा है तो प्राडर-विल्ली है, प्राडर-विल्ली मतलब हाइपोगोनाडिज्म या ओबेसिटी। हाइपोगोनाडिज्म मतलब गोनाड्स मतलब कि ओवरीज होती हैं फीमेल में या फिर स्पर्म या प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल में, ठीक है। ये अगर पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं इनको गोनाड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं इसको हम हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे एक बार कि देखो मेंडल के ना बहुत सारे लॉज हैं, मेंडल ने बहुत काम किया है एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन मीन्स कि भाई जीन्स कैसे कैसे इवॉल्व होते हैं, जीन्स इवॉल्व करने में क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। अब कहीं ना कहीं हम एप्स से या मोंकीज से ह्यूमंस में आके डेवलप हुए हैं, तो इसका मतलब है ना कि ये जीन सेट इवॉल्व हुआ है।
अपने आप को इसने बेहतर बनाया है मिलियंस ऑफ सालों में, तब जाके हम ह्यूमंस में आ पाए हैं। यही हमारे ह्यूमंस के जीन्स हैं, ठीक है। तो मेंडल ने इसी चीज़ पे काम किया है कि हाउ द जीन्स इवॉल्व। तो उसने कुछ कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ कुछ लॉज दिए हैं, ठीक है। तो इसको चलो हम मेंडल जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि मेंडल के एक लॉ का ये एक्सेप्शन है या डिविएशन है। चलो छोड़ो, ये अभी नहीं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे 15 क्रोमोसोम देखा है, वहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 में अगर जीन इम्प्रिंटिंग हो जाए, और ये क्रोमोसोम वो भी तब जब पापा की साइड से ये क्रोमोसोम 1 आ रहा है और इस क्रोमोसोम 1 में कुछ इम्प्रिंटिंग है, तो फीमेल चाइल्ड के अंदर ओवेरियन या ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये है जीन का नाम NOEY2, इसमें इम्प्रिंटिंग हो रही है, और ये जीन सिर्फ और सिर्फ पापा की साइड से होता है, पैटर्नली एक्सप्रेस्ड होता है, इम्प्रिंटेड है, क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर है ये, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि अगर इस जीन में इम्प्रिंटिंग है तो ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जीन होता है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किसी भी ट्यूमर को सप्रेस करने के लिए। तो अगर ये जीन ही नहीं है एक्सप्रेस कर रहा अपने आप को, तो ट्यूमर तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ना। तो ट्यूमर सप्रेस नहीं हो पाता, ट्यूमर के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। ये सब रीड कर लेना कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है जीनोम इम्प्रिंटिंग के, सिग्निफिकेंस क्या है, ऑल्दो मैंने समझा दिया है, ठीक है। मोज़ाइक्स, देखो क्लाइन फ़िल्टर को ही मोज़ाइक बोलते हैं और कुछ नहीं है। क्लाइन फ़िल्टर या एक्सट्रीम क्लाइन फ़िल्टर को मोज़ाइक बोलते हैं। मोज़ाइक मतलब यूनिक्स, ठीक है। जो हिजड़े होते हैं उनको यूनिक्स बोलते हैं या मोज़ाइक्स बोलते हैं। मोज़ाइक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मोज़ाइक का जो इंग्लिश वर्ड होता है ना, इंग्लिश में जो मोज़ाइक वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि लॉट ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। बहुत सारे कलर्स को आप मिला के कुछ बना दो तो आप मोज़ाइक बोलोगे। जैसे रेनबो को भी मोज़ाइक बोला जाता है, ठीक है। रेनबो इज़ अ मोज़ाइक ऑफ डिफरेंट ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉपलेट्स स्कैटरिंग एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। उसी तरह से मोज़ाइक यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अलग अलग XX क्रोमोसोम्स हैं, XXY, XXXY, ठीक है। यही है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके। तो फ़िलहाल तो ये मैंने PDF शेयर कर दी थी क्या? PDF आपने